नमस्कार विद्यार्थियों, जैनित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के संदर्भ में। और आधुनिक भारत में जो अपना सिलेबस का टॉपिक है उसमें हमें देखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कैसे आगमन हुआ और भारत में शासन की स्थापना करने के पश्चात उनकी क्या पॉलिसीज़ थी। आपके सिलेबस में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, पॉलिटिकल पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इस प्रकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, ये टॉपिक अपने सिलेबस में रहेंगे। और इससे पहले हमें देखना है कि ब्रिटिश ने कैसे कैसे एक्सपेंशन किया भारत में आने के बाद। ठीक है। और सिलेबस में आपका टू द पॉइंट टॉपिक आपका मिलेगा आरएस के सिलेबस में, स्पेशली मराठा, सिख और मैसूर राज्य। लेकिन हम इस घटना को पढ़ने से पहले, टॉपिक पे आने से पहले, हम बात करेंगे उत्तर मुगल काल से। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपकी हो जाएगी आज की, ताकि आपको टॉपिक पर पहुंचने से पहले वो पूरा बेस क्लियर हो जाए कि हमें क्या चीज़ें देखनी है, कैसे देखनी है। सीक्वेंस में होगी तो समझने में आसानी रहेगी। टॉपिक पर आएंगे उससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के रूप में हमें बात करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत में हम बात करें तो 1707 में हम लोगों को जानकारी है कि औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था मुगल राज्य का। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल राज्य में बहुत सारे ऐसी फैक्टर रहे। उन फैक्टर्स की वजह से मुगल राज्य, एक शक्तिशाली राज्य, धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 12-13 शासक हुए। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, ये सारे जो शासक थे ये कमजोर थे, उत्तराधिकारी कमजोर। मुगल राज्य के औरंगजेब के पश्चात उत्तराधिकारी कमजोर थे। वो इतने विशाल मुगल राज्य को संभालने में सक्षम नहीं थे, उनमें किसी में एबिलिटी नहीं थी। इसी दौरान जब कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं तो अमीर वर्ग में, अमीर यानी अधिकारी वर्ग में, मुगल प्रशासन में हमने मिडेवल की क्लास में देखा था कि मुगल प्रशासन में अलग अलग जाति, नस्ल, धर्म के अमीर वर्ग शामिल थे। मुगल जो बाहर से आए थे उनका एक अपना अमीर वर्ग था। भारत में मुस्लिम जो थे उनका भी अपना एक अलग अमीर वर्ग था। ठीक है। और हिंदू, हिंदू में विशेषकर राजपूत, इस प्रकार के अलग अलग कम्युनिटी के लोग मुगल दरबार में शासन चला रहे थे, अमीर वर्ग, अधिकारी वर्ग के रूप में स्थापित थे। जब तक शासक शक्तिशाली था तब तक इन अमीरों की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित किया जा सका। लेकिन जब कमजोर उत्तराधिकारी हुए तो मुगल दरबार में गुटबाजी अमीर वर्ग में शुरू हो गई। और सारे अमीर वर्ग चाहते थे कि हमारा समर्थक शहजादा अगला शासक बने, ताकि उन्हें इससे लाभ प्राप्त हो, उन्हें मनचाही रियासत मिल सके, मनचाहा पद मिल सके। तो इसके लिए अब दरबार में गुटबाजी शुरू हुई और आपस में संघर्ष भी शुरू हुए। ठीक है। तो एक घटना के रूप में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि मुगल राज्य और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल राज्य के पतन होने के क्या कारण रहे। हालांकि अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें, अगर सब्जेक्ट के रूप में बात करें, तो औरंगजेब से पहले ही मुगल राज्य के पतन के बीज पड़ चुके थे, जिसमें सतीश चंद्र जैसे विद्वान जो हैं वह जागीरदारी संकट का उल्लेख करते हैं। बहुत सारी बातें, लेकिन हम वहाँ इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एक सामान्य जानकारी के रूप में बात कर रहे हैं कि मुगल राज्य के पतन की प्रमुख कारणों में कमजोर उत्तराधिकारी, दरबार में अमीर वर्ग की गुटबाजी। अमीर वर्ग, ध्यान रखिएगा, अमीर वर्ग से यहाँ रिच से नहीं है। अमीर वर्ग का मतलब है अधिकारी, नोबेल अधिकारी। अमीर वर्ग में गुटबाजी, ये गुटबाजी के लिए तैयार हो गई। कैसी गुटबाजी? बादशाह के एक से ज्यादा शहजादे होते थे, तो बादशाह के वृद्ध होने, बीमार पड़ने पर शहजादों की, सभी शहजादों की शासक बनने की महत्वाकांक्षा जागती थी। और हर शहजादे को अपना एक सपोर्ट चाहिए था अधिकारियों से। तो अधिकारी चाहते थे कि उनकी मानसिकता वाले या उनके समर्थक शहजादा अगला शासक बने, ताकि उन अधिकारी वर्ग को महत्व मिले
दरबार में उच्च पद मिले और उनके मन मुताबिक उनको रियासत वगैरह मिले। तो इसलिए दरबार में गुटबाजी शुरू हुई। फिर मुगल राज्य के पतन के कारणों में एक और कारण है विदेशी आक्रमणकारी। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रमणकारी, जैसे जब केंद्र में स्थिति शासक शक्तिशाली नहीं है, दरबार में गुटबाजी भी चल रही है, आर्थिक संकट की भी हम बात करेंगे कि आर्थिक संकट भी इस समय आपको देखने को मिलेगा, विदेशी आक्रमणकारी अनवरत होते रहे, जिसमें एक आपका महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, ईरानी शासक था नादिर शाह। नादिर शाह ने आक्रमण किया, ईरान का था, 1739 में, और दिल्ली पर कब्जा करके दिल्ली की बहुत बड़ी संपत्ति को लूट किया। हालांकि उसने भारत में किसी राज्य की स्थापना करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन दिल्ली पर आक्रमण करके पंजाब के रास्ते होते हुए वो दिल्ली तक पहुंच गया। मुगल शासक को उसने नजरबंद कर लिया और लगभग 1 महीने तक दिल्ली में रहा, और जब वापस गया तो यहां से बड़ी संख्या में धन दौलत, कोहिनूर हीरा, तख्त ए ताउस जो मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनाया था, वो सारा लेके चला गया। इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो ये रहा, आर्थिक दृष्टि से तो ठीक है कि धन संपत्ति गई वो सब चीजें, लेकिन सबसे बड़ा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका ये रहा कि अब तक जो अजय समझी जाती थी मुगल शक्ति, उसकी कमजोरी के तत्व सभी के सामने प्रकट हो गए। जब कोई बाहरी आक्रमणकारी आकर के दिल्ली तक पहुंच गया और मुगल शासक को बंधक बना करके वहां से खजाना लूट के चला जाता है, ठीक है, तो ये भी उसकी एक मुगल राज्य के पतन के कारणों में शामिल है। दूसरा एक महत्वपूर्ण आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली यह भी अफगान था। इसने लगभग 7 आक्रमण किए भारत पर, 1748 से 67 तक 7 आक्रमण किए। तो इसने मुगल राज्य के न केवल पंजाब और आसपास के क्षेत्र जीते, बल्कि मुगल राज्य की कमजोर होती शक्ति को और गर्त में पहुंचा दिया। तो ये आपको कुछ कारण मिलेंगे, आर्थिक कारण भी रहे, आर्थिक कारण में जैसे जागीरदारी संकट, तो ये एक सीन आपको देखने को मिलेगा मुगल राज्य में। नतीजा क्या हुआ, इसका प्रभाव यह हुआ कि नतीजा ये रहा कि मुगल राज्य से अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए, अनेक छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए, क्योंकि अब मुगल राज्य में, मुगल शासकों में वो शक्ति नहीं रही कि वो इतने विशाल राज्य को, जो अकबर के समय जिसकी स्थापना हुई थी एक विशाल साम्राज्य की, औरंगजेब तक चलती रही। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद न तो ऐसा कोई शासक हुआ, न ऐसी परिस्थितियां थी, आर्थिक अवनति का दौर भी चल रहा है, विदेशी आक्रमण भी हो रहे हैं, दरबार में गुटबाजी चल रही है, तो मुगल शहजादे केवल शासक बनने और भोग विलास में डूबे हुए हैं। किसी क्षेत्र को अगर कोई स्वतंत्र हो जाता है तो किसी मुगल शासक ने उसको वापस जीतने का प्रयास ही नहीं किया, ये मुगल शक्ति की कमजोरी दिखाता है। तो इसका नतीजा ये हुआ, जब मुगल राज्य पतनशील हुआ और 1857 तक वो नाम मात्र का बना रहा। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में नाम हम देखेंगे उनका, ठीक है, लेकिन वो एक नाम मात्र का बना रहा, छोटा सा क्षेत्र था, मुगलों के प्रभाव में था। 1857 में वह भी चला गया, मुगल राज्य का कंप्लीटली समाप्ति हो गई एक तरह से। मुगल राज्य के इस पतन की वजह से अनेक छोटे छोटे राज्य जो कभी उसके अधीन थे वो स्वतंत्र हो गए। जैसे हम बात करें कि राजपूताना के बहुत सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो गए, बहुत से क्षेत्र स्वतंत्र। अब तक इन पर मुगलों की सर्वोच्चता स्थापित थी, अब वो चली गई स्वतंत्र, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बंगाल में मुर्शिद कुली खां, जो कभी मुगलों का नवाब था, अधिकारी था, उसने स्वतंत्रता घोषित कर दी और बंगाल राज्य की स्थापना कर दी। हैदराबाद रियासत चिन किलिच खां, हैदराबाद रियासत ध्यान रखिएगा। अवध सआदत खां, भरतपुर राज्य तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, मुगलों के अधीन भी नहीं था,
लेकिन औरंगजेब के समय से इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके थे, भरतपुर राज्य स्वतंत्र हो चुका था। तो बिल्कुल दिल्ली आगरा के पास एक स्वतंत्र भरतपुर राज्य स्थापित हुआ जाटों के द्वारा। चूड़ामन, बदन सिंह, महाराजा सूरजमल ऐसे शासकों ने औरंगजेब के समय से ही ये प्रयास शुरू कर दिए थे। कालांतर में महाराजा सूरजमल ने एक शक्तिशाली जाट राज्य, बिल्कुल मुगलों की नाक के पास में, नीचे कह सकते हैं, बिल्कुल निकट एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर दी। कर्नाटक राज्य, दक्षिण में हम बात करें तो कर्नाटक राज्य, ठीक है, रुहेला राज्य यूपी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित हुए। राजपूताना की बहुत सारी जो थी कह सकते हैं रियासतें जिन पर मुगलों का प्रभुत्व था, अब वो प्रभुत्व समाप्त हो गया। एक और नतीजा ये हुआ, जब मुगल शक्ति कमजोर हुई, तो न केवल छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए और वो अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए परस्पर संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि यहां हम देखेंगे कि एक नई शक्ति का उदय हुआ, मराठा राज्य का उदय। ठीक है, हालांकि इसका उदय औरंगजेब के समय ही शिवाजी महाराज द्वारा कर लिया गया था। शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा मुगल शक्ति को चुनौती दी गई और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की गई। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात पेशवाओं के काल में हम देखते हैं कि मराठा शक्ति, पेशवाओं का काल, पेशवा क्या होते थे, ये छत्रपति यानी कि मराठा शासक के प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन कालांतर में छत्रपति की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई और उनके प्रधानमंत्री जो पेशवा कहलाते थे, उनकी शक्ति में विस्तार हुआ। वो वास्तव में प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति की धुरी बन गया। छत्रपति नाम मात्र का सर्वोच्च है, लेकिन वास्तविक प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति कौन है? पेशवा। तो पेशवाओं के काल में, मराठा राज्य पढ़ेंगे तब इन पर चर्चा करेंगे, पेशवाओं के काल में मराठा राज्य का विस्तार हुआ। और विस्तार कहां तक हुआ? आपके अटक से कटक तक। अटक आपका पंजाब क्षेत्र में सिंध नदी के पास है और कटक आपका मिलेगा सुदूर पूर्व में उड़ीसा के पास। लगभग पूरा दक्षिण मराठा शक्ति से राजपूताना, मालवा, दिल्ली में भी मुगल शासकों की कह सकते हैं कि मुगल शासकों को गद्दी पर बिठाना, उसे हटाना, इसमें भी मराठों का बहुत बड़ा रोल था, पेशवाओं का बहुत बड़ा रोल था। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव उनके पिता, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव प्रथम, इस प्रकार के बहुत सारे पेशवा, शक्तिशाली पेशवा हुए, जिन्होंने अपने न केवल क्षेत्र का विस्तार किया बल्कि दिल्ली और पंजाब तक अपनी प्रभुता का लोहा मनवाया, उसके सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया। इसमें राजपूताना की रियासतें भी शामिल थी, जिन पर बारंबार आक्रमण हुआ और उनसे करों की वसूली हुई, चौथ और सरदेशमुखी की वसूली। तो ये कुछ घटनाएं एक तरफ चल रही थी। इसी संदर्भ में हम देखेंगे, हालांकि कुछ यूरोपीय कंपनियां भारत आई। अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। एक सीन तो ये चल रहा है उत्तर मुगल काल में, यानी कि हम बात करें उत्तर मुगल काल की, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी से लेकर आपके मान सकते हो 1757 ईस्वी, लगभग 50 साल के अंतर्गत। ठीक है, जब पहला 1757 मैंने क्यों लिया कि बंगाल पर पहली बार प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास होता है प्लासी का युद्ध के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी क्लाइव के द्वारा। तो वहां तक की घटनाक्रम बात कर रहे हैं। एक तरफ तो ये सीन चल रहा है भारत की राजनीति में, शक्तिशाली औरंगजेब, मुगल शासक की मृत्यु, उसके पश्चात कमजोर उत्तराधिकारी। इस कमजोर उत्तराधिकारी जो थे वो वास्तव में योग्य नहीं थे शासन चलाने के, जबकि इतना बड़ा शासन था, तो उसे धीरे धीरे वह शासन कमजोर होता गया। दरबार में गुटबाजी बढ़ी, नए राज्य स्वतंत्र हुए, विदेशी आक्रमण भी हुए, आर्थिक अवनति भी चली, राजनीतिक अवनति भी चली, और मराठों का एक शक्ति के रूप में, साम्राज्य विस्तार के रूप में उदय ने इस मुगल राज्य की जो शक्ति थी उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। एक तरफ यह सीन चल रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो यूरोपीय कंपनियां भारत में
मुगल राज्य की स्थापना से पहले ही आ चुकी थी। मुगल राज्य की स्थापना से पहले ही, मुगल राज्य की स्थापना से पूर्व ही आ चुकी थी। ठीक है। और सबसे पहली जो कंपनी आई हम सबको पता है वह थी पुर्तगाली कंपनी, और उसका पहला जो नाविक था जो समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के बीच के समुद्री मार्ग की खोज करता। हम लोग जो पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, भारत तो खोजा हुआ था पहले से ही, भारत की खोज नहीं की। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की कि कैसे यूरोप से समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत पहुंचा जाए। तो भारत की खोज नहीं है, भारत तो प्राचीन काल से यूरोप के साथ उसका स्थल मार्ग से व्यापार चल रहा है, न केवल यूरोप से बल्कि आपके चाइना के साथ, मध्य एशियाई देशों के साथ, अरब देशों के साथ। ठीक है। लेकिन जब ये लैंड रूट, स्थल मार्ग अवरुद्ध हुआ, कुस्तुनतुनिया विश्व इतिहास की घटना है। ठीक है। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जब ईसाई और मुस्लिम, तुर्की मुस्लिम शासकों के बीच में एक लंबे समय तक धर्म युद्ध चले, इस वजह से वो मार्ग अवरुद्ध हो गया। कुस्तुनतुनिया जो कि एक व्यापारिक केंद्र था, भारत से पश्चिम एशिया, मध्य एशिया होते हुए कुस्तुनतुनिया तुर्की तक पहुंचा जाता था, फिर वहां से आगे यूरोप तक पहुंचा जाता था। जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्कों ने इस स्थल मार्ग को यूरोप का पूर्वी देशों के साथ, भारत, चाइना सहित पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार का जो मार्ग था उस पर कुस्तुनतुनिया पड़ता था, और उस कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तो तुर्कों ने अपने विरोधी ईसाई देशों के इस व्यापारिक मार्ग को ब्लॉक कर दिया। नतीजा ये था कि पूर्वी देशों से जो बड़ी मात्रा में सामान यूरोप जाता था, जहां उसकी डिमांड थी यूरोप में, जैसे मसाले इंडोनेशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और भारत से बड़ी मात्रा में जाते थे, सूती वस्त्र भारत से जाते थे, रेशमी वस्त्र, रेशम चाइना से जाते थे। ठीक है। तो ये सारी वस्तुएं, अनाज, ये सारी वस्तुएं व्यापार के माध्यम से जाती थी स्थल मार्ग से। तुर्कों की कुस्तुनतुनिया पर पतन 15वीं शताब्दी के बाद 1453 की घटना है। इस कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार ने इस व्यापारिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अब इन भारतीय एशियाई देशों की वस्तुओं की इतनी डिमांड थी कि यूरोप के देशों ने, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस जैसे देश शामिल थे, इन्होंने अपने नाविकों को प्रोत्साहित किया अल्टरनेट रूट ढूंढने के लिए, ताकि वो सारे सामान जो पूर्वी एशियाई देशों के हम पहले पाते थे उसको पुनः प्राप्त किया जा सके। और इसमें सफलता मिली। अनेक नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज हुई। कोलंबस ने, स्पेन का नाविक, उसने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा भारत तक पहुंचने में कामयाब रहा। दक्षिण अफ्रीका की बिल्कुल दक्षिण, बार्थोलोमियो डियाज, दक्षिणी पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज, उसने दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल अंतिम बिंदु केप जो था, दक्षिण अंतिम बिंदु होता है आपका उत्तमाशा अंतरिम, केप ऑफ गुड होप, उसकी खोज की। मैगलेन ने जहाज के माध्यम से पूरे विश्व का चक्कर काटा। बहुत सारी भौगोलिक खोजें हुई, उसी में से एक खोज थी कि वास्को डी गामा 1483 में, वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते पहली बार केरल के कालीकट पहुंचा। समुद्री मार्ग की खोज उसने की, पुर्तगाली नाविक। यह घटना भारत में 1526 में जब बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की, पानीपत के तीसरे युद्ध में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद, दिल्ली आगरा पर अधिकार करके बाबर ने जब 1526 में मुगल राज्य की स्थापना की, उससे पहले की घटना है। दक्षिण भारत में यूरोपियंस, विशेषकर पुर्तगाली, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में सफल हो चुके थे केरल क्षेत्र में। फिर आगे वो व्यापार, अब इसके साथ वापस समुद्र मार्ग से व्यापार शुरू हो गया। ठीक है। और एक के बाद एक, जब व्यापार में इतना लाभ हुआ तो एक के बाद एक भारत में अलग अलग यूरोपीय कंपनियां आई। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी थी, व्यापार के सिलसिले में आई पुर्तगाली कंपनी। फिर उसके बाद डच, जो हॉलैंड है, हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, हॉलैंड की कंपनी आई। इसके बाद हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फिर फ्रांसीसी कंपनी आई। इस प्रकार एक के बाद एक भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियां अलग अलग समय में आती हैं। शुरुआत मुगल राज्य की स्थापना से पहले ही हो चुकी थी। इधर मुगल राज्य की स्थापना हुई, मुगल राज्य का विस्तार हुआ, एक शक्तिशाली मुगल राज्य की स्थापना के कारण, एक बड़े राज्य के कारण ये यूरोपीय कंपनियां हैं केवल भारत में व्यापार तक सीमित रही। व्यापार की अनुमति मुगल शासकों से पाती या स्थानीय शासकों से प्राप्त करती, बदले में उन्हें नजराना प्रदान करती, टैक्स देती और वो व्यापार करती थी। लेकिन इस व्यापार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी सरीखी कंपनियां थी, ये आपस में भी संघर्ष कर रही थी। कारण हर कोई कंपनी चाहता था कि भारत के उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा वह कंपनी खरीदे और यूरोप तक पहुंचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसी कंपनी को मिले। सबकी यही मंशा थी। तो इनमें आपस में संघर्ष शुरू हुए, एक दूसरे को हटाने, रिप्लेस करने, यहां से भगाने की कोशिश शुरू हुई और इसी का परिणाम था कि अंततः संघर्ष भी हुए, अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता बनी और इसने पुर्तगाली कंपनी को कुछ ही क्षेत्रों तक, गोवा दमन दीव तक सीमित कर दिया। उसके बाहर उसके सारे क्षेत्र छीन लिए। फ्रांसीसी कंपनी को हम लोग पढ़ते हैं गोवा दमन दीव, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी को चंद्रनगर, पांडिचेरी जैसे, माहे, करिकाल जैसे कुछ फ्रांसीसी बस्तियों तक सीमित कर दिया और डचों को तो भारत से बाहर ही निकाल दिया, वो इंडोनेशिया जाके बस गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आपसी संघर्ष में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, भारत के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन यूरोपीय कंपनियों में भी आपस में संघर्ष चला। विजेता कौन हुआ? जो नौसैनिक रूप से, आर्थिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली थी। और वह शक्तिशाली कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह सफल रही। तो एक तरफ यह घटनाक्रम चल रहा, इधर जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और एक मुगल राज्य वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ और इस मुगल राज्य की कमजोरी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मुख भी उजागर हुई, तो उसने अब, और इधर उसने अपने सभी कंपीटिटर्स कंपनियों को सीमित कर दिया था या भारत से हटा दिया था। तो अकेली एक में कंपनी वह ईस्ट इंडिया कंपनी बची हुई थी और भारत में भी कोई ऐसा बड़ा शक्तिशाली मुगल राज्य जैसा शक्तिशाली राज्य नहीं था। कुछ राज्य जरूर थे लेकिन वह सीमित थे, जैसे मराठा राज्य, सिख राज्य, जैसे बंगाल राज्य। तो उन्हें उनसे निपटना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी व्यापार के साथ साथ क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थितियां अब क्षेत्र विस्तार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुकूल हो गई थी। कोई बड़ा शक्तिशाली राज्य नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे, वो भी आपस में संघर्ष कर रहे थे। मराठे पूरे देश भर में आक्रमण कर रहे हैं, चौथ स्वदेश मुखी वसूल रहे हैं। बंगाल अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है, हैदराबाद अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। राजपूताना के शासक हैं वह मराठों के आक्रमण से त्रस्त हैं। इस प्रकार से एक अव्यवस्था फैली हुई है 1707 से 1757 तक की घटना में हम लोग देखते हैं। क्यों? अब दूसरा यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भाई पारस्परिक जो अपनी साथ की यूरोपीय कंपनियां थी उनके साथ संघर्ष लाजिमी है, क्यों संघर्ष किया? व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए। प्रतिस्पर्धा होती है और हर कोई चाहता है कि मैं भारत के व्यापार पर नियंत्रण करूं, मैं अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करूं, ताकि भारत के व्यापारियों से, भारत के किसानों, भारत के शिल्पकारों से मैं अपना सारा सामान ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदे और वही बेचे, ताकि सर्वाधिक प्रॉफिट उसी को हो। तो वो आपसी संघर्ष स्वाभाविक है। लेकिन भारत में चूंकि ये तो बेसिकली ये सारी कंपनियां आई, चाहे पुर्तगाली कंपनी हो, चाहे फ्रेंच कंपनी हो, चाहे डच कंपनी हो, चाहे ब्रिटिश कंपनी हो, ये सारी व्यापारिक कंपनियां थी। इनका उद्देश्य अधिकाधिक व्यापार कर अधिकाधिक लाभ कमाना था। फिर ये क्षेत्र विस्तार की और राजनीति में क्यों कूदी? इसके पीछे एक बड़ा तर्क कारण है कि जब भारत से ये लोग सामान लेके जाते थे, कोई सी भी कंपनी हो, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एजेंटों के माध्यम से, उन्हें गुमाश्ते कहते थे, एजेंट मतलब गुमाश्ते, अपने एजेंटों के माध्यम से भारतीय व्यापारियों, किसानों, शिल्पकारों से वो सामान खरीदते और उसको खरीदने के पश्चात वो
अपने जहाजों में, अपनी फैक्ट्रियों में इकट्ठा करते। फैक्ट्री से मतलब यहाँ पर गोदाम के रूप में है, ठीक है। और एक साथ जब काफी सामान होता था तो अपने जहाजों पर उसको लोड करके यूरोप की ओर रवाना करते, फिर यूरोप में मुंह मांगे दामों में बेचते, वहां उनकी डिमांड थी। और इस प्रकार वो बड़ा लाभ कमाते थे, काफी अच्छा लाभ कमाते थे। लेकिन एक चीज और थी, उस बिंदु ने यूरोपीय कंपनियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, फ्रेंच कंपनी को भारत में क्षेत्र विस्तार के लिए प्रेरित किया। वो क्या बिंदु था? व्यापार में उनको ऑलरेडी लाभ हो रहा है, तो क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाने की कहां जरूरत थी? उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है आपको इंटरव्यू में या मेंस में या किसी ऑब्जेक्टिव, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं एक बैकग्राउंड के रूप में आज आपको क्लास के बारे में बता रहा हूं, इसलिए हम लोग ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, समझाने पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूं। फिर हम लोग जब टॉपिक पर आएंगे तब सिस्टमेटिक हम बात करेंगे उस पर। क्या कारण रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्षेत्र विस्तार की नीति के लिए प्रेरित हुई? तो उसके कुछ कारण प्रमुख हैं। उसमें एक पहला कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जो व्यापार करती थी, जो सामान ले जाती थी, ठीक है, उसके बदले में जो भी उसने सामान खरीदा भारत से, उस सामान खरीदने के बदले में, ठीक है, ये सामान खरीदा, इसके बदले में वह सोना चांदी चुकाती थी। सोना चांदी के सिक्के, जिसे बहुमूल्य धातुएं या बुलियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत से बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड यूरोप में, ब्रिटेन में थी, लेकिन यूरोप की ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसकी डिमांड भारत में हो। अगर होती तो वह बार्टर सिस्टम के माध्यम से अदला बदली हो जाती कि हमने यहां से इतने मसाले खरीदे, वहां से यह सामान आ गया। अब यूरोप की किसी वस्तु की डिमांड भारत में या एशियाई देशों में नहीं होने की वजह से अब भारतीय माल को खरीदने में ब्रिटिश व्यापारियों को सोना चांदी देना पड़ता था। और जब, हालांकि इस व्यापार में वो लाभ कमा रहे हैं, 100 रुपए का, एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लो 100 रुपए का मसाला खरीदा भारत से, तो बदले में 100 रुपए का मूल्य का सोने का सिक्का भारत के व्यापारियों को दिया। अब ये जो मसाला था, इस मसाले को इंग्लैंड में, यूरोप के अन्य देशों में बेच करके 210 रुपए कमाए। तो 210 रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमाए, लाभ कितना हुआ? 110 रुपए। 100 रुपए पर 110 रुपए का लाभ। लेकिन कंपनी बहुत प्रॉफिट में है, धन कमा रही है, लेकिन कंपनी जो भारत के सामान के बदले ब्रिटेन से जो दे रही है वह संपत्ति है, वह कंज्यूमर गुड नहीं है। खरीद तो क्या रही है? कंज्यूमर गुड्स, जो खत्म हो जानी है, नष्ट हो जानी है, उसका उपभोग होने के पश्चात उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन इसके बदले में जो दे रही है वह बुलियन है, सोना है, बहुमूल्य धातु है, चांदी है, वो संपत्ति है देश की। तो जब व्यापार में लाभ होने के बावजूद, जब भारतीय वस्तुओं के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने ब्रिटेन का सोना ब्रिटेन से बाहर भारत भेजना शुरू किया, तो धीरे धीरे ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी लाभ कमा रहे हैं, देश की संपत्ति माइग्रेट होने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आने, सोने की कमी। अब ब्रिटेन के शासकों ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसनी शुरू कर दी कि आप अपने लाभ के लिए देश की संपत्ति को बाहर भेज रहे हो, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ एक तरह से, तो इसे रोकिए आप और अपनी व्यवस्था खुद कीजिए, यहां से सोना चांदी नहीं चाहिएगा। तो वो जो प्रेशर ब्रिटिश शासकों का, ब्रिटिश संसद का पड़ा, ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर पड़ा कि आप ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं ले जा सकते अपने व्यापार के लिए। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार तो करना था क्योंकि लाभ की स्थिति में थी, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने अब शुरुआत की कि क्षेत्र विस्तार किया जाए, भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया जाए, छोटे छोटे क्षेत्रों को जीता जाए। उससे क्या होगा? उससे हमारी जो सोना, भारतीय वस्तुओं के बदले जो सोना ब्रिटेन से लाया जा रहा था, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो एक तो मेजर पॉइंट ये था। दूसरा कारण यह था कि अब तक जो शक्तिशाली मुगल राज्य था, अब मुगल राज्य के
कहीं किसी क्षेत्र में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को व्यापार करना है तो उन्हें उसके लिए अनुमति लेनी होती थी बादशाह से, या किसी भी मुगल राज्य के अलावा अगर किसी भी कोई राज्य है, वहां का राजा है, उसके क्षेत्र में अगर कंपनी व्यापार करना चाहती है तो उस शासक से अनुमति लेना चाहती है, अनुमति लेनी पड़ती थी, चाहे मुगल शासक हो या कोई सा भी शासक हो। और यह अनुमति मिलती कैसे थी? उस राजा को खुश करना पड़ता था। खुश कैसे होगा? उसे उपहार देने पड़ते थे, पैसा खर्च होता था। यही तक नहीं, धन खर्च करके आपको केवल अनुमति मिली है, लेकिन जब आप व्यापार करते थे तो संबंधित शासक, उस क्षेत्र का शासक ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने स्थानीय व्यापारियों की तरह टैक्स भी लगाता था कि आप व्यापार कर रहे हो, आपको राज्य को कर देना पड़ेगा। ये सारी चीजें, अनुमति लेने के लिए धन खर्च करना, राजा को नजराना, गिफ्ट उपहार देना, ठीक है, उस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हो तो व्यापार करने पर जो कर लगता था वो कर देना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने लाभ को सीमित करता दिख रहा था कि मुझे लाभ तो खूब पैसा मैं कमा रहा हूं, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इसमें भी जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अनुमति के लिए राजा को खुश करना है तो नजराना देना है, उपहार देना है, ठीक है, उन्हें अगर हम व्यापार कर रहे हैं उसके क्षेत्र में तो वार्षिक रूप से कर देना है। तो क्यों ना ऐसा सिस्टम किया जाए कि इसको बंद कर दिया जाए, ताकि ये जो उपहार देना, कर देना, ये पैसा भी कंपनी के पास ही रहे, ये भी उनके प्रॉफिट को और बढ़ा दे। तो ये सब चीजें, ब्रिटेन से सोना मंगाना बंद, राजाओं को उपहार देना बंद, वार्षिक रूप से स्थानीय शासकों, भारतीय राज्यों को कर देना बंद, ये तभी संभव है जब कंपनी व्यापार के साथ साथ क्षेत्र विस्तार भी करे। क्या होगा इससे? क्षेत्र विस्तार से, क्षेत्र विस्तार से होगा तो किसी क्षेत्र को जब जीता जाएगा तो क्षेत्र पर जब अधिकार हो गया, ठीक है, तो अधिकार होने के साथ क्या होगा? अब वहां का मालिक कौन है? कंपनी। तो अब उसे उस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जब अनुमति की आवश्यकता नहीं है तो किसी को नजराना, उपहार देने की जरूरत नहीं है। अब वहां का मालिक वो है या उनकी कठपुतली है, वहां का मालिक जो कंपनी के हाथों की कठपुतली है, कंपनी के अनुसार कार्य करेगा। तो अब उस राज्य में कंपनी को व्यापार करना है तो उस पर वह कठपुतली शासक कर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो उसकी कंपनी की, कह सकते हैं कि मेहरबानी से वो शासक बनाए। तो कंपनी को तो कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया, टैक्स देना नहीं, नजराना देना नहीं, और जब क्षेत्र जीता है तो उस क्षेत्र के रेवेन्यू से, उस क्षेत्र के रेवेन्यू, वहां का जो राजस्व है, जो राज्य को प्राप्त होता है किसानों से, वहां के व्यापारियों से, ठीक है, उस पर भी कंपनी का नियंत्रण हो गया। तो अब भारत के व्यापारियों से सामान लेने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी मंगाने की जरूरत नहीं है। जिन क्षेत्रों पर कंपनी का नियंत्रण है वहां के रेवेन्यू से ही वह भारतीय सामान खरीद रही है और उसे यूरोप जाकर बेच रही है। तो यह समस्या का भी समाधान हो जाएगा अगर कंपनी क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाती है। तो यही 3 बिंदु थे जिसकी वजह से कंपनी ने व्यापार के साथ साथ भारत में क्षेत्र विस्तार की रणनीति बनानी शुरू कर दी। और वो समय भी उनके लिए अनुकूल था। क्यों? क्योंकि उस समय मुगल राज्य जैसा एक शक्तिशाली और विशाल राज्य कमजोर हो चुका था और टूट रहा था। उसकी स्थान पर, मुगल राज्य के स्थान पर जो नए नए राज्य स्वतंत्र हुए थे वो आपस में संघर्षशील थे, ठीक है। तो राजनीतिक अव्यवस्था का काल था, परस्पर संघर्ष का काल है, कोई एक बड़ी शक्ति उस समय नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं, और अगर सैनिक दृष्टि से देखें तो भारतीय शक्तियां अभी भी परंपरागत साधनों से लड़ रही थी और यूरोपीय कंपनियों के पास ट्रेंड और आधुनिक हथियारों से लैस शक्ति थी, चाहे नौसैनिक शक्ति की बात हो या सैनिक शक्ति की बात हो, थल सेना की बात हो। तो सारी परिस्थितियां क्षेत्र विस्तार के लिए अनुकूल थी। यही वजह थी, और उनकी आवश्यकता भी थी कंपनी की कि हमें क्षेत्र विस्तार करना है। यही वजह थी कि कंपनी ने भारत में क्षेत्र विस्तार के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। और ये जो पहला प्रयास था
क्षेत्र विस्तार का कंपनी द्वारा पहला प्रयास था, वह पहला प्रयास शुरू हुआ बंगाल में। पहला प्रयास कहां शुरू हुआ? बंगाल में, बंगाल प्रांत में। बंगाल प्रांत मुगल राज्य से स्वतंत्र हो चुका था मुर्शिद कुली खां की वजह से, और उसका एक उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने प्रयास शुरू किए। सिराजुद्दौला के बहुत सारे विरोधी थे, उसमें उसके अधिकारी, उसकी चचेरे भाई, मौसी वगैरह सब थे, ठीक है। तो इन विरोधियों को कंपनी ने अपने साथ लिया, और सिराजुद्दौला जिसकी नीति ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत थी, तो उन्होंने उसको हटा करके अपनी कठपुतली कंपनी ने बिठाना की योजना बनाई। नतीजा 23 जून, इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी का एक अधिकारी था, पहले क्लर्क था, क्लर्क से ये एक रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उसने सिराज के सभी विरोधियों को अपनी ओर मिलाया, ठीक है, और युद्ध भूमि में युद्ध हुआ नहीं। 23 जून विश्वासघात था। 1757 को हम लोग देखते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ। चर्चित घटना है प्लासी का युद्ध, और इस प्लासी का युद्ध में ये एक वास्तविक युद्ध नहीं था, पहली चीज तो ये, क्योंकि नवाब की ओर से सारी सैन्य शक्ति लड़ी ही नहीं, कुछ ही टुकड़ियां लड़ी विश्वासघात की वजह से। तो ये एक विश्वासघात था, और इस प्लासी के युद्ध में कंपनी की जीत हुई विश्वासघात में, और कंपनी की जीत के बाद कंपनी ने सिराजुद्दौला के अधिकारी और उसके विरोधी मीर जाफर को, ठीक है, नवाब बनाया। अब ये जो नवाब बना, ये कंपनी का कठपुतली था, तो इसने नवाब ने कंपनी को बड़ी मात्रा में उपहार दिए, लाखों रुपए दिए, बंगाल में व्यापार करने का फ्री, टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार दिया, दस्तक, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर जब जब कंपनी ने डिमांड की, वह धनापूर्ति करता रहा। कंपनी अपने सारे उद्देश्य जिसको दिमाग में रख करके उस क्षेत्र विस्तार किया था, वो पूरे हो रहे थे। इतना धन मिला कंपनी को कि कंपनी ने भारत के व्यापारियों से जो सामान खरीदा, उसके लिए ब्रिटेन से सोना चांदी कुछ भी मंगाने की आवश्यकता नहीं थी। यहीं से सारा कुछ हो रहा है। अब बंगाल में उनका कठपुतली शासक स्थापित हैं, कंपनी ने डायरेक्ट शासन नहीं किया, अपने कठपुतली शासक के माध्यम से बंगाल पर नियंत्रण रखा। तो बंगाल में व्यापार करने के लिए उसे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बंगाल में व्यापार कर रही है तो वार्षिक रूप से कर देना नहीं पड़ रहा है, और उल्टा उसके विपरीत आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर नवाब ने कंपनी को अपने राजकोष से धन भी दिया। तो कंपनी के लिए तो विन विन सिचुएशन थी। और जब एक क्षेत्र में ऐसा लाभ मिला, तो धीरे धीरे कंपनी ने अपनी सैनिक शक्ति और भारतीय शक्तियों के पारस्परिक अंतरकलह, पारस्परिक संघर्ष को देखते हुए धीरे धीरे अन्य राज्यों को जीतना शुरू कर दिया, जिसमें आपके मराठा राज्य, राजपूताना की रियासतें, ठीक है, आपके सिख राज्य, बहुत सारे राज्य भारत में आपको देखने को मिलेंगे, अवध राज्य, ठीक है। फिर भारत के बाहर भी, भारत के पड़ोसी राज्यों पर भी इसने अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि 1857 तक भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कंपनी ने कर लिया, कंपनी द्वारा। अब ये नियंत्रण दो तरफा था, दो प्रकार का था। एक तो ऐसे क्षेत्र थे जो कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, जिनके साथ युद्ध हुआ, उन्हें पराजित किया, और वहां के स्थानीय राजा को, नवाब को हटा करके कंपनी ने अपना अधिकारी अपॉइंट किया, जिसे गवर्नर कहा गया, ठीक है। और इन सब के ऊपर गवर्नर जनरल कहलाया, उन सबको कंट्रोल करता था। कुछ भारत में ऐसे क्षेत्र भी थे जिनका कंपनी के साथ युद्ध हुआ या समझौता हुआ, उसमें उन राज्यों पर कंपनी का नियंत्रण तो बना रहा, लेकिन वहां के स्थानीय शासक ही शासन करते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ऐसी संधियां हुई, सहायक संधि हुई, अन्य प्रकार की अधीनस्थ पृथक्करण की संधि हुई, ऐसे बहुत सारी संधियां हुई। जैसे राजपूताना रियासत के शासक, उनके साथ कंपनी की अनेक प्रकार की संधियां हुई। उन संधियों में यह तय हुआ कि स्थानीय शासक
अपने राज्य में शासन करते रहेंगे और उनको सलाह देने के लिए कंपनी का एक प्रतिनिधि पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट राजधानी में बैठेगा और कंपनी की हितों के विपरीत वह शासन नहीं करेगा। अगर ऐसा पाया गया तो उस शासक को हटा दिया जाता था। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इन रियासतों पर कंपनी का नियंत्रण था। यहां कंपनी की नीतियां ही चलती थी। तो भारत में हम देख सकते हैं 1857 की स्थिति तक कंपनी के नियंत्रण वाले दो प्रकार के क्षेत्र थे। प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र जिसे ब्रिटिश भारत कहा गया, और कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिनके साथ संधि समझौते के माध्यम से उन राज्यों पर, रियासतों पर कंपनी का नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से था। वहां का स्थानीय शासक वंशानुगत रूप से शासन करता था। वह तभी तक शासन करता था जब तक वह कंपनी के हितों के अनुकूल कार्य कर रहा है। अगर विपरीत पाया जाता था तो कंपनी उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी, उसको हटा करके उसके ही किसी रिश्तेदार को अगला शासक बना देती थी। 1857 तक की स्थिति आपको यही देखने को मिलेगी। और जब इतने बड़े राज्य में भारत पर शासन किया, ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो वहां कंपनी ने अपनी प्रशासनिक नीतियां, आर्थिक नीतियां, व्यापारिक नीतियां लगाना शुरू कर दिया अपने लाभ के लिए। तो मूलतः वह व्यापार करती रही, लेकिन व्यापार के साथ साथ उसने क्षेत्र विस्तार किया, राजनीति में प्रवेश किया। लेकिन ये राजनीति में प्रवेश का उद्देश्य भी उसका व्यापारिक ही था, अधिकाधिक लाभ कमाना। समझिएगा इस चीज को। तो यहां हमने जो बात की है एक बैकग्राउंड के रूप में, आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होगी। अब यहीं पर हम जब कल बात करेंगे अपने टॉपिक पर, तो हम बात करेंगे कि कैसे कंपनी ने क्षेत्र विस्तार किया और क्षेत्र विस्तार में उसने कैसे अलग अलग राज्यों को जीतना शुरू किया। तो इस पर हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। और उसके बाद 1857 की क्रांति पर हम आएंगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटिश शासन की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, राजनीतिक नीति, इन पर चर्चा करेंगे। ऐसे आपका सिलेबस का टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा। तो आज की ये जो क्लास है, ये आपकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। जो विद्यार्थी नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं उनके लिए विशेष रूप से ये लाभदायक है, ताकि जब हम टॉपिक पर आए, जो सिलेबस का आपका टॉपिक है, तो उस टॉपिक के दौरान आपको ये बैकग्राउंड उसका समझ में आ जाए। हम सीधे टॉपिक पर आते तो हो सकता है कि कई विद्यार्थी जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं उन्हें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता। तो इस बैकग्राउंड के रूप में, बेसिक के रूप में आज की क्लास रही है। इसको देखिएगा, एक दो बार आप देखोगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपके काम आएगी। तो कल मिलते हैं टॉपिक के साथ। धन्यवाद।